नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ दिनेश अवस्थी। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में इलेक्शन मोड में है और कुछ ही दिनों में आचार संहिता लगने वाली है। आने वाले 2 महीने में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में सियासी लिहाज से काफी अहम रहने वाले हैं, इसलिए बंसल न्यूज ईएनए में हर एक खबर का विश्लेषण आपके सामने रखेगा। तो चलिए जानते हैं आज क्या है चुनाव में खास और क्या है इसका एनालिसिस। इससे पहले दिल्ली में कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होने जा रही है, जहां कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बैठक करेंगे। 150 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर माना जा रहा है कि आज अंतिम निर्णय लिया जा सकता है और 150 से अधिक नामों की एक पहली सूची भी आज आ सकती है। तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज दिल्ली में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक लेने जा रहे हैं, जहां यह माना जा रहा है कि अब कांग्रेस 150 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर अपना अंतिम निर्णय लेने वाली है और यह माना जा रहा है कि 150 से अधिक नामों की पहली सूची कांग्रेस जारी कर सकती है। तो आज कांग्रेस की एक बड़ी बैठक होगी। 150 सीटों के प्रत्याशियों के नामों पर अंतिम निर्णय हो सकता है और लगातार ये माना जा रहा था कि कांग्रेस अपनी लिस्ट कब जारी करेगी। अभी भी हालांकि संशय बना हुआ है, लेकिन अब ये माना जा रहा है कि आज की जो बैठक है उस बैठक के बाद से कांग्रेस जल्द ही 150 सीटों के एक प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर सकती है। तो वहीं राजधानी भोपाल में कांग्रेस के ओबीसी एजेंडे पर बीजेपी की बड़ी तैयारी हो चुकी है। राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे लगातार ओबीसी मुद्दे को हवा दे रहे हैं। कांग्रेस सरकार बनने के बाद पार्टी ने जातिगत जनगणना कराने का ऐलान भी कर दिया है। तो केंद्र के निर्देश पर बीजेपी अब जवाब देने की तैयारी में जुट गई है। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रहलाद पटेल की मुलाकात हुई है, दोनों ने मुलाकात की है। दरअसल ओबीसी के मुद्दे पर दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई है। ओबीसी के मुद्दे पर अब प्रहलाद पटेल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। तो एक तरफ कांग्रेस ने अपनी नई रणनीति ओबीसी मुद्दे को लेकर आई है, तो वहीं अब बीजेपी इसकी काट कैसे करे, इसको लेकर आज बैठक हुई। सीएम शिवराज सिंह चौहान, प्रहलाद पटेल की ये मुलाकात हुई, दोनों के बीच में चर्चा हुई। तो माना जा रहा है कि आज ओबीसी के मुद्दे पर प्रहलाद पटेल प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे। और चलिए हमारे साथ अधिक जानकारी के लिए हमारे एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे जानेंगे कि आखिर किस तरह से अब इस पूरे मुद्दे को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। मनोज जी, जिस तरह से एक कांग्रेस अपना एक नया सुगुफा लेके आई, जिसे सुगुफा कह सकते हैं या चुनावी दाव कह सकते हैं, वो अपना नया दाव लेकर आती है और ओबीसी मुद्दे की बात करती है। जनगणना करवाने की बात भी मध्य प्रदेश में कह दी जाती है। अब बीजेपी इसकी काट कैसे करेगी? माना बताया गया कि आज प्रहलाद पटेल और सीएम के साथ मुलाकात हुई है। क्या कुछ रणनीति बीजेपी तैयार कर सकती है? देखिए, दोनों ही नेता ओबीसी से आते हैं, चाहे मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की बात करें या प्रहलाद पटेल की। दोनों की मुलाकात होना ये बताती है कि ओबीसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी भी गंभीर है। और हमने देखा नगरीय निकाय के चुनाव में 27% आरक्षण की जब बात हुई, जिसके कारण चुनाव टलते भी रहे, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा था, लेकिन फिर जिस तरह की लाइन मिली उसके बाद बीजेपी का ऐसा दावा रहा कि 27% से ज्यादा उन्होंने टिकट दिए निकाय चुनाव में। और अब बारी 2023 विधानसभा चुनाव की है। उससे पहले कांग्रेस या इंडिया की तरफ से जो राग अलापा गया या ये कहा जाए कि उस मुद्दे को ओबीसी को आगे बढ़ाया गया। बिहार में दरअसल जनगणना के आंकड़े जारी कर दिए गए, खासकर ओबीसी के आंकड़े जारी करने के बाद से ये सियासत गरमाई हुई। और खुद राहुल गांधी जब काला पीपल पहुंचे तो उन्होंने कहा था कि हम यदि सत्ता में आते हैं, केंद्र में आते हैं, तो हमारा सबसे पहला काम होगा ओबीसी की जनगणना कराना। इसको लेकर राजनीति गरमाई हुई है। मध्य प्रदेश में उसकी काट शिवराज जी के पास है, प्रहलाद पटेल के पास है, दोनों ओबीसी नेता है। उमा भारती अपनी बात लगातार कहती रही है। तो आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे थोड़ी देर बाद जब शुरू होगी भारतीय जनता पार्टी में नए कार्यालय में, तो बहुत स्पष्ट हो जाएगा कि बीजेपी की आगामी रणनीति खासकर विधानसभा चुनाव को लेकर, ओबीसी को लेकर क्या रहने वाली। लेकिन इससे भी बड़ी बात यह है कि प्रहलाद पटेल ओबीसी के लीडर के रूप में अब
सामने आ रहे हैं, चूंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने जा रहे हैं। तो बीजेपी उनके चेहरे पर यानी ओबीसी का एक बड़ा चेहरा सामने लाकर इस बात को सामने रखना चाहती कि हम ओबीसी को लगातार काम करते रहे। शिवराज जी लगातार 18 साल से मुख्यमंत्री है, ओबीसी से आते हैं, उमा भारती ओबीसी से आती है और उसी लाइन पर सही बात है। जिस तरह से बीजेपी की एक नीति रही है कि वो कांग्रेस का ऐसा कोई भी मुद्दा नहीं रहेगा जो कि उसे हावी होने दे, उसका कोई ना कोई काट या उसकी तोड़ तो निकलकर सामने आ ही जाएगी। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत के लिए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश में जातिगत राजनीति का अब तड़का लग रहा है, तो छत्तीसगढ़ चुनावों में भी जाति का तड़का लग चुका है। प्रियंका गांधी ने कांग्रेस की सरकार रिपीट होने पर जातिगत जनगणना की बात कह दी, तो वहीं बीजेपी इसे ध्रुवीकरण की राजनीति करार दे रही है। क्या वाकई में छत्तीसगढ़ में जातिगत जनगणना का कार्ड अपना कमाल दिखा पाएगा? इस रिपोर्ट से समझिए। आज मैं यहाँ खड़े हुए घोषणा करना चाहती हूँ, बघेल जी से मैंने बात की है, अगर हमारी सरकार दोबारा छत्तीसगढ़ में आएगी तो बिहार की तरह यहाँ भी जाति जनगणना कराई रहेगा। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का ये बयान छत्तीसगढ़ चुनाव में नया भूचाल लेकर आया है। राहुल गांधी के बाद अब प्रियंका गांधी ने भी साफ कर दिया है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सत्ता बरकरार रहती है तो बिहार की तर्ज पर प्रदेश में भी जातिगत जनगणना कराई जाएगी, जिसके बाद सीएम भूपेश बघेल ने भी ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। कांकेर के पंचायती राज सम्मेलन में प्रियंका ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने महिला आरक्षण से लेकर जाति कार्ड तक हर एक मुद्दे पर बीजेपी को घेरा। जब आपकी काम की बात होती है ये लोग मौन हो जाते हैं या फिर जैसे मैंने कहा आपका ध्यान कहीं और भटकाने की कोशिश करते हैं। इन्होंने जितनी महंगाई इस देश में बढ़ाई है वो मेरी बहनें जो यहाँ बैठी हैं वो बहुत अच्छी तरह समझती हैं। आपके पैसे, आपकी संपत्ति आपसे छीनी जा रही है, गरीबों से छीन कर अमीरों को दी जा रही है, बड़े बड़े उद्योगपतियों को सींचा जा रहा है। सबसे बड़ा काम जो किया है कांग्रेस की सरकार ने वो आपकी संपत्ति दोबारा आपके हाथों में डालने का काम किया है। जाहिर है कि बिहार से शुरू हुई जाति की आग की चपेट में छत्तीसगढ़ भी पूरी तरह आ चुका है। कांग्रेस अपने ओबीसी कार्ड के जरिए प्रदेश के बड़े तबके को वोट में कन्वर्ट करना चाहती है, जिससे उसकी जमीन और मजबूत हो सके, क्योंकि छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोट बैंक के साथ ही अब पिछड़ा वर्ग का तबका बड़ा वोट बैंक माना जा रहा है और यकीनन ये वोट बैंक 2023 के चुनाव में बड़ा फैक्टर साबित होने वाला है। लाजमी है कि साल चुनावी है, मुद्दा सियासी है तो राजनीति भी जमकर होनी है। बीजेपी कांग्रेस के जाति कार्ड को ध्रुवीकरण की राजनीति बता रही है। बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस लोगों को अलग अलग जातियों में बांटना चाहती है। कांग्रेस हमेशा देश को बांटने का काम करती रही है। कांग्रेस हमेशा जातिवाद के ऊपर में राजनीति करती रही है। तो देश को एकरूपता में लाने की कोशिश करना चाहिए, देश को विभाजन के में नहीं करना चाहिए और इसलिए विभाजनकारी राजनीति कोई देश को बांटने की करती है तो कांग्रेस पार्टी। भूपेश बघेल जी ने जातिवाद के नाम पर एक चुनाव के लिए उन्होंने पूरे छत्तीसगढ़ में अशांति पैदा कर दी। तो भूपेश बघेल आरक्षण नहीं देना चाहते, वो तो खाली वोट की राजनीति के लिए लोगों को भरमाना चाहते हैं। छत्तीसगढ़ चुनाव में 15 साल की रमन सरकार के बाद कांग्रेस सत्ता में बने रहने के लिए कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहेगी, तो बीजेपी केंद्र सरकार के महिला आरक्षण के भरोसे सत्ता की राह तलाश रही है। अब देखना होगा कि किसकी कवायद इस चुनाव में रंग लाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो वहीं दूसरी तरफ एक बार फिर से कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी मध्य प्रदेश का दौरा करने जा रही हैं। प्रियंका गांधी 12 अक्टूबर को मंडला पहुंचेंगी। एक हफ्ते में प्रियंका गांधी का ये मध्य प्रदेश का दूसरा दौरा होगा और धार के बाद अब दूसरे आदिवासी बाहुल जिले का प्रियंका गांधी का ये दौरा है। मालवा निमाड़ के बाद अब कांग्रेस की नजर महाकौशल पर है, क्योंकि महाकौशल में भी काफी ऐसी सीटें हैं जो आदिवासी बाहुल क्षेत्र से हैं और आदिवासी वोटर्स वहां पर सीधा सीधा मतलब रखता है। इसीलिए प्रियंका गांधी मंडला में एक जनसभा को संबोधन करने जा रही हैं और ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी इसके बाद लगातार बैक टू बैक मध्य प्रदेश के और भी कई दौरे करने वाली हैं। तो 12 जून को इससे पहले प्रियंका गांधी जबलपुर पहुंची थी। सबसे पहले जबलपुर से उन्होंने मध्य प्रदेश के मिशन की शुरुआत की, उसके बाद ग्वालियर पहुंची, धार पहुंची और अब
ये माना जा रहा है कि प्रियंका गांधी लगातार और भी दौरे करेंगी। तो मालवा निमाड़ के बाद महाकौशल पर प्रियंका गांधी की नजर है और वहां पर प्रियंका गांधी मंडला में एक जनसभा को संबोधन करने जा रही हैं। तो 21 जुलाई को प्रियंका गांधी ग्वालियर पहुंची। उसके बाद 5 अक्टूबर को प्रियंका गांधी का धार दौरा रहा। उसके बाद अब 12 अक्टूबर को प्रियंका गांधी मंडला पहुंचेंगी। और चलिए खबर इंदौर से है, जहां चुनाव प्रचार के लिए अब सामग्री की रेट सूची जारी कर दी गई है। जिला प्रशासन ने इसे लेकर एक गाइडलाइन जारी की है। कटआउट का 1500 से 1700 दाम रहेगा, तो वहीं बैंड बाजा हार फूल का भी हिसाब देना होगा। इसके अलावा वाटरप्रूफ पांडाल बनाया तो 1500 रुपए वर्ग फीट और वीआईपी चेयर के 50 रुपए रहेंगे। वीडियो पोस्ट पर 3 से 5000 रुपए जुड़ेंगे। सोशल मीडिया के दाम भी तय कर लिए गए हैं। अब 40 लाख रुपए चुनावी खर्च की सीमा रहेगी। 2018 की अगर बात करें तो 2018 में चुनाव खर्च की सीमा 28 लाख रुपए थी। चुनावी प्रचार में दिग्गजों का इमोशनल कनेक्ट बेहद मायने रखता है। एमपी चुनाव में भी चाहे सीएम शिवराज हो या फिर पूर्व सीएम कमलनाथ, दोनों दिग्गज अपने अपने बयान और बॉडी लैंग्वेज से चुनाव का रुख बदल रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। भैया मिलेगा नहीं, जब मैं चला जाऊंगा तब याद होगा। मैंने मध्य प्रदेश में राजनीति की परिभाषा कौन सा पाप मैंने किया? मैं तो पूछता हूं जनता से, आपसे पूछता हूं, कौन सा गुनाह, कौन सी गलती, कौन सा पाप मैंने किया? आपको तो हमने एक शुरुआत करी थी कि हमारे प्रदेश की पहचान बने। जी, तो आपने सुना मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश कांग्रेस के मुखिया कमलनाथ का इमोशनल अंदाज। वैसे तो नेताओं की कोशिश हमेशा से पब्लिक कनेक्ट की होती है, लेकिन चुनाव आते ही इसका प्रतिशत और अधिक बढ़ जाता है। जनता जनार्दन से भावनात्मक रिश्ता जोड़ने का सीधा फायदा वोट में भी बदल जाता है, और चुनाव तो है भी वोटों की लड़ाई। प्रदेश के मुखिया शिवराज सिंह चौहान के पब्लिक कनेक्ट के उनके विरोधी भी मुरीद हैं। चुनाव लड़ने के सवाल पर भी मुख्यमंत्री का इमोशनल अंदाज देखने को मिला। चुनाव लड़ूं कि नहीं लड़ूं? अरे बताओ यार, लड़ूं कि नहीं लड़ूं? मेरे भाइयों, पीसीसी चीफ कमलनाथ भी लगातार जनता से भावनात्मक जुड़ाव की कोशिश कर रहे हैं। अपनी हर सभा में वो मतदाताओं से सच का साथ देने की भावनात्मक अपील करते हैं। कमलनाथ का साथ मत देना, कांग्रेस का साथ मत देना, पर तस्वीर रख लेती अपने सामने प्रदेश की, सच्चाई का साथ जरूर दीजिएगा। माता और बहनों, सच्चाई का साथ देना। चुनावी महाभारत में उतर रहे और उतरने की ख्वाहिश रखने वाले नेताओं के इमोशनल अंदाज मध्य प्रदेश में लगातार सामने आ रहे हैं। यहां तक कि चुनाव न लड़ने का ऐलान करने वाली भारतीय जनता पार्टी सरकार की कैबिनेट मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया भी शिवपुरी में अपनी मां को याद करके भावुक हो गई। पितृपक्ष के समय में मैं सोच रही थी कि मैं क्या कर सकती हूँ मेरी माँ के लिए और मेरे फादर के लिए। आज ये प्रतिमा का अनावरण करते हुए मुझे मेरा मन भर रहा है कि पितृपक्ष में मैंने मेरी माँ की सच्ची श्रद्धांजलि दी। मध्य प्रदेश 5 साल बाद एक बार फिर चुनाव की दहलीज पर खड़ा है। चुनाव की आहट होते ही राजनेताओं के बयान और बॉडी लैंग्वेज दोनों में बदलाव दिखने लगता है। विकास, कनेक्ट और पब्लिक रिलेशन के साथ इमोशंस का भी खास महत्व होता है, और ये चुनाव का रुख बदलने का मादा भी रखते हैं। जैसे जैसे चुनावी फिजा की रंगत बढ़ेगी, चुनाव में भावनाओं का ज्वार और ज्यादा देखने को मिलेगा।
और इसी बीच कमलनाथ के गढ़ को भेदने के लिए बीजेपी ने तैयारी पूरी कर ली है। दरअसल पांडुर्ना को जिला बनाने के बाद सीएम शिवराज सिंह चौहान पांडुर्ना पहुंच रहे हैं, जहां नए कलेक्ट्रेट का लोकार्पण करेंगे। कलेक्टर और एसपी आज पांडुर्ना जिले की कमान संभालने जा रहे हैं। तो आपको बता दें कि सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पांडुर्ना को जिला बनाने की घोषणा की थी, उसके बाद जिला बना दिया। अब वादा पूरा करने के बाद जनता के बीच में सीएम पहुंच रहे हैं। तो वहीं जसपुर में रणविजय सिंह जूदेव अपने सभी पदों से इस्तीफा देने जा रहे हैं। दरअसल बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद हैं रणविजय सिंह जूदेव, जो बीजेपी में अपनी ही उपेक्षा से नाराज होकर अब पार्टी से इस्तीफा देने जा रहे हैं। ऐसे फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं। तो रणविजय सिंह जूदेव अपने सभी पदों से इस्तीफा देंगे, ऐसी खबरें सुबह से ही चल रही हैं। बताया गया कि बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद रणविजय सिंह जूदेव पार्टी में अपनी उपेक्षा के चलते अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। तो वहीं छत्तीसगढ़ में बीजेपी की संभावित दूसरी सूची लीक होने के बाद अब बीजेपी का गणित बिगड़ गया है। बीजेपी आलाकमान उठे विरोध के बाद अब फेरबदल करने की तैयारी कर रहा है। 1 दर्जन से ज्यादा नामों में परिवर्तन की चर्चा चल रही है। 1 अक्टूबर को बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की एक बैठक हुई थी, लेकिन 6 दिन बीत गए हैं, अभी तक दूसरी सूची जारी नहीं हो पाई है। इससे साफ जाहिर होता है कि कुछ ना कुछ अंदर चल तो रहा है। और बीजेपी की वायरल लिस्ट को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष दीपक बैज ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी में कितनी गुटबाजी है और कितना समन्वय है जो उनकी फाइनल लिस्ट बाहर आ रही है। तो वहीं प्रदेश प्रभारी कुमारी सैलजा ने कहा कि ये उनका अंदरूनी मामला है और इसका शीर्ष नेतृत्व जो भाषा बोलता है, उनकी भाषा को उनके लोग और पार्टी अपना लेते हैं। मामला है, ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन आप इस चीज को ऐसे भी देख सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ में कुछ बचा नहीं है और यही कारण है कि आपस में ना इनके पास कोई कैंडिडेट हैं और ना आपस में कोई इनकी संतुष्टि हो पाए। लगातार भारतीय जनता पार्टी एक तो पहली सूची से उभर नहीं पाए हैं, दूसरी सूची वायरल हो जा रहा है। मतलब सोच लीजिए आपस में कितना गुटबाजी है, कितना समन्वय है कि उनका फाइनल लिस्ट हुआ वाला बाहर आ रहा है। मतलब बहुत ज्यादा गुटबाजी है। यहाँ तो बीजेपी अध्यक्ष फटकार खा रहे हैं, डेली रमन सिंह जी रोड डांट खा रहे हैं, तमाम भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता यहाँ डांट खा रहे हैं। मतलब आपस में इन लोगों का खुद का समन्वय नहीं है। तो सोच लीजिए भारतीय जनता पार्टी किस हालत में छत्तीसगढ़ में। ऐसा अंतर्द्वंद कहाँ चल रहा है। हमारी तो पहली लिस्ट आ गई, हमने अगुवाई कर ली। ये सैलजा ने ही कहा था कि 6 तारीख को हमारी लिस्ट आ जाएगी। क्या हुआ उनकी लिस्ट का? अंतर्द्वंद कहाँ चल रहा है ये दिखाई देता है कि कांग्रेस में जो सिर्फ फुटोवल चल रही है, वो सिर्फ फुटोवल कहीं का कांग्रेस को नहीं छोड़ेगी। तो अब बात सौगातों पर सियासत की करते हैं। इंदौर की 1 नंबर विधानसभा में चुनावी घमासान अब और तेज हो गया है। आचार संहिता लगने के पहले बीजेपी सौगातों का पिटारा खोल रही है, तो अब कांग्रेस बीजेपी की इन सौगातों को लेकर तंज कस रही है। इंदौर की विधानसभा नंबर 1 की चुनावी जंग दिलचस्प होती जा रही है। इस सीट पर बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय उम्मीदवार हैं। जब से कैलाश विजयवर्गीय के नाम का ऐलान हुआ, वो लगातार विकास कार्यों की सौगात देने में जुटे हैं। इसी बीच केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन का दौरा कर स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाने की बात कही। कैलाश विजयवर्गीय भी मौजूद थे और उन्होंने इस स्टेशन को हाईटेक बनाने का दावा कर दिया। तो यहाँ पर रेलवे का सर्वांगीण विकास हो, उसी काम के हिसाब से लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन को एक बहुत ही वृहद प्लान के तहत डेवलप किया जा रहा है। शहर के दोनों तरफ मेन स्टेशन बनेगा,
एक बहुत अच्छी रूफ प्लाजा बनेगी और महाकाल महाप्रभु की प्रेरणा से, उनकी संस्कृति से प्रेरित होकर स्टेशन का डिज़ाइन। मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि हमने आईडीए से निवेदन किया था कि भागीरथपुरे से लक्ष्मीबाई नगर स्टेशन तक एक सड़क का आप बना दें। तो उन्होंने कल अपने बोर्ड में 15 करोड़ की सड़क स्वीकृत कर दी। यह इंदौर का वन ऑफ द बेस्ट रेलवे स्टेशन होगा। इसका हमने निवेदन किया था अश्विन जी से, उन्होंने वादा किया है कि हम बिल्कुल अच्छा स्टेशन बनाएंगे। बीजेपी की दनादन सौगातों पर अब सियासत भी होने लगी है। कांग्रेस ने तंज कसते हुए कहा कि अब आचार संहिता लगने में कुछ ही दिन बाकी है। ऐसे में बीजेपी सिर्फ लोक लुभावन वादे कर जनता को बहलाना चाहती है, लेकिन जनता बीजेपी के बहकावे में नहीं आएगी। लक्ष्मीबाई नगर रेलवे स्टेशन की कई बार घोषणा हो चुकी है कि इसका निर्माण किया जाएगा, लेकिन चुनाव के ठीक एन वक्त पहले इसका श्रेय लेने के लिए, जबकि आचार संहिता लगने में कुछ ही दिन बाकी हैं, और वहाँ पर सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई। तो लोक लुभावन घोषणा एन चुनाव वक्त पहले एक भ्रम की राजनीति और श्रेय लेने की राजनीति भारतीय जनता पार्टी जो हमेशा से करते हैं वो यहाँ पे कर रही है। इंदौर में सौगातों और सियासत का दौर जारी है। बीजेपी एक के बाद एक सौगातें देकर चुनावी माहौल को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी है। वहीं कांग्रेस लगातार बीजेपी को घेरने में जुटी है। चुनावी जंग तेज हो गई है, लेकिन अभी तो शुरुआत है। सियासत जब चरम पर होगी तो इस सीट पर पूरे प्रदेश की नजर होगी। पीयूष पारे, बंसल न्यूज, इंदौर। और फिलहाल हमारी खास पेशकश ENA में इतना ही। लगातार अपडेट के लिए आप देखते रहिए बंसल न्यूज।